कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल पाहुजा लॉ अकेडमी में। तो आज जो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है 5 लैंडमार्क जजमेंट सीआरपीसी। 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट जिनके बिना आप सीआरपीसी करने की सोच भी नहीं। तो आइए एक बारी नजर डालते हैं फाइल के ऊपर। तो अब बात की जाए नेक्स्ट पॉइंट पे, तो सबसे पहली जो जजमेंट आती है वो आती है जोगिंदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये जो जजमेंट है ये आपकी अरेस्ट से डील कर इससे अरेस्ट से डील करती हुई ये जजमेंट है। अगर बात की जाए तो प्रोविजंस के रिगार्डिंग सेक्शन नंबर 41 में हम अरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। सिप्सो डेरा जो हमारा है, जो कि हम जिसमें ये पढ़ते हैं कि आप अरेस्ट विदाउट वारंट कब कर सकते हैं, तो उसी प्रावधान से जुड़ा हुआ है ये। इस केस में क्या कहा गया कि जो एफआईआर है, एफआईआर के बारे में कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ एफआईआर रजिस्टर कर लेने से रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर एंड अरेस्ट ऑफ एक्यूज्ड आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो जो एफआईआर है उसका रजिस्ट्रेशन करना और एक्यूज्ड का अरेस्ट करना दोनों एक चीज नहीं है। सिर्फ अगर किसी अपराध में एफआईआर रजिस्टर हो गई है तो आप ये नहीं कह सकते कि इस आरोपी को अरेस्ट करना ही होगा। तो इसमें क्या कहा गया, इट इज नॉट करेक्ट टू से merely that because the FIR is registered accused को भी आप अरेस्ट कर लीजिएगा। अब आते हैं ये केस जो है, इसको इंपॉर्टेंट केसेस की में मोस्ट इंपॉर्टेंट केस आप मार्क करिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस पे, दैट इज पीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। अरेस्ट, अगेन अरेस्ट की बात करता हुआ ये सेक्शन, अगेन अरेस्ट की बात करता हुआ ये सेक्शन है। इस सेक्शन में बेसिकली अगर बात करूं ना तो आपकी गाइडलाइंस दी गई थी अरेस्ट से रिलेटेड कि भैया अरेस्ट करोगे तो कैसे करोगे, कब करोगे, किन सूरत हाल में आप अरेस्ट करोगे। तो इन गाइडलाइंस के लिए ये जो केस है ये मेंस के आंसर में भी आपको लिखना है एट एनी हाउ सिचुएशन। क्यों? क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलता है। लैंडमार्क जजमेंट है और हो सके तो इसका डिटेल जो है आप एक बारी गो थ्रू जरूर करिएगा। आते हैं अब, तो सबसे पहली गाइडलाइंस क्या आई, दैट द पुलिस ऑफिसर कैरिंग आउट अरेस्ट शैल प्रिपेयर द मेमो ऑफ अरेस्ट व्हिच शैल बी साइंड बाय एटलीस्ट वन विटनेस। तो भैया अरेस्ट करने के बाद, ठीक है, जो भी पर्सन अरेस्ट कर रहा है वो एक मेमोरेंडम तैयार करता है। मेमोरेंडम जो है वो तैयार किया जाएगा और उस मेमोरेंडम के ऊपर एटलीस्ट एक विटनेस के, यहाँ पर ये जो वन विटनेस की कंडीशन है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो विटनेस के सिग्नेचर, उसके हस्ताक्षर होने उस मेमोरेंडम पर बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं नेक्स्ट गाइडलाइंस, arrested person shall be entitled to have his friend or relative to be informed of his arrest। जो अरेस्टेड पर्सन है ना हमारा, उसको भैया आप उसके अरेस्ट, अब मेरा अरेस्ट कर लिया गया तो एटलीस्ट मैं एक फैमिली मेंबर या कोई भी मेरा ऐसा फ्रेंड, एक पर्सन को, आई एम अगेन फोकसिंग ऑन माय वर्ड, वन पर्सन को जो है मैं इंटीमेट कर सकती हूँ। ये मेरा अधिकार है कि अगर मेरे को पुलिस वाला अरेस्ट करता है तो उस अरेस्ट की जानकारी, उस अरेस्ट की सूचना जो है मैं अपने पारिवारिक सदस्य या मित्र को जो है पहुंचा सकती हूँ। अब आते हैं थर्ड, he must be permitted to meet a lawyer during interrogation। इंटेरोगेशन जब पूछताछ की जाती है तो पूछताछ करते वक्त जो तीसरी गाइडलाइन इस केस से आई, ये पूछताछ करते वक्त मैं यानी कि कोई भी आरोपी जो इसको अरेस्ट किया गया है उस पर्सन को अपनी पसंद का वकील, अपनी मर्जी का वकील, जो वकील उसके केस को, उसको लगता है कि बेहतरीन तरीके से केस को रिप्रेजेंट कर सकता है, उससे मिलने का उसके पास, उस अरेस्टेड पर्सन के पास अधिकार है। अब आते हैं लास्ट जो इसके अंदर गाइडलाइंस आई, जो इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस थी उसमें, द अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। तो चौथी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस इस केस से क्या आई कि 24 घंटे के अंदर अंदर अरेस्टेड पर्सन को आपको मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करना पड़ेगा। और सीआरपीसी का एक महत्वपूर्ण प्रावधान या महत्वपूर्ण प्रोविजन भी इससे जो है बात करता है और वो बात करता है सेक्शन नंबर 57। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि
यहाँ पे 24 घंटे की जो बात कर रहा है ना, वो ठीक है, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ जर्नी, एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ जर्नी, ये एक पॉइंट है जहां पर अक्सर खेला जाता है। खेला जाता है मतलब से कहना है मेरा, साफ स्पष्ट शब्दों में अगर मैं कहूं तो, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली का एक्यूज्ड है, पकड़ा गया बिहार में, तो बिहार से दिल्ली आने में जो समय लगा है, उस जर्नी के समय को इसमें एक्सक्लूड किया जाएगा। जैसे वो दिल्ली में आता है, उसके नेक्स्ट 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट साहब के सामने उसको पेश करना पड़ेगा। अब ये जो मेन इंपॉर्टेंट है, ये गाइडलाइंस आई, इसके अलावा और भी बहुत सारी गाइडलाइंस इस केस से आपकी आई हैं। तो अगर आपसे डायरेक्ट एमसीक्यू भी आता है भैया, डायरेक्ट एमसीक्यू भी एग्जामिनर पूछता है कि गाइडलाइंस अरेस्ट से रिगार्डिंग कौन से केस में आई थी, तो ये वही केस है डीके बासु, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है, आपके अपकमिंग एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। अब आते हैं तीसरे केस की तरफ। तीसरा केस मेंटेनेंस से डील करता हुआ। मेंटेनेंस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एडीए, एपीओ या वकालत कह लीजिए, वो भी अगर आप मेंटेनेंस के केसेस करते हैं तो भैया वकालत बहुत अच्छे से चल सकती है आज का सिनेरियो। अब बात की जाए मेंटेनेंस, मेंटेनेंस की बात हम करते हैं सेक्शन नंबर 125 सीआरपीसी, ठीक है। तो 125 के सब सेक्शन 1 में क्लॉज नंबर डी, वहां पर आपका इंक्लूड करता है कि पेरेंट्स भी, अगर आपको याद हो तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि मेंटेनेंस कौन ले सकता है, बीवी, बच्चे, लेजिटिमेट लेजिटिमेट वो तो अलग बात है, उसके अलावा माता पिता भी आपसे ले सकते हैं। तो अब सवाल उठता है, बेटियों को तो अधिकार दे दिया गया संपत्ति में, तो क्या उनके ऊपर लाइबिलिटीज नहीं बनती है? तो भैया इस केस से ये कहा गया कि डॉटर, चाहे वो शादीशुदा है या शादीशुदा नहीं है, ही विल बी, वो उसके माँ बाप मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या आया कि वो उससे मेंटेनेंस तब ही क्लेम कर सकते हैं जब उसकी खुद की इंडिपेंडेंट इनकम है, खुद मैडम पतिदेव पर डिपेंडेंट है, तो उसके माँ बाप उससे मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकते हैं। इफ शी इज हैविंग independent income, she having independent income other than from the her husband, उसके हस्बैंड से अलग उसके जेब में पैसा आ रहा है, अपने खुद की इनकम से आ रहा है, तो उसके माँ बाप मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। अब आते हैं चौथे केस की तरफ, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल, एफआईआर। ये केस और इसके साथ एक केस है ललिता कुमारी। ये दोनों केस के बिना आप एफआईआर की बात करें, इम्पॉसिबल है। भजनलाल वाला एक ऐसा केस था, भजनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जिसने एफआईआर को बेसिकली सबसे पहला इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट एफआईआर पर अगर आता है तो वो आता है आपका स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल। भजनलाल जो कि एक हरियाणा की राजनीति का जाना माना चेहरा है। तो इस केस में हेल्ड क्या किया गया, द टर्म इंफॉर्मेशन इन सेक्शन 154 इज नॉट क्वालिफाइड बाय द टर्म रीजनेबल। तो भैया जो रीजनेबल वर्ड है ना, वो यहाँ पर कहीं पर भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि व्हाट विल बी द क्राइटेरिया कि आप इसको रीजनेबल कह सकते हैं या इसको आप रीजनेबल नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पे कहा गया, बाय दिस ओमिशन द लेजिस्लेचर इंटेंट इज क्लियर दैट नो डिस्क्रिशन इज गिवन टू द पुलिस। अगर रीजनेबल वर्ड ला दिया जाता है एफआईआर में, इंफॉर्मेशन में, तो भैया फिर तो पुलिस वालों का होता कि वो चाहते तो वो दर्ज कर लेते, नहीं तो फिर आप घूमो इधर से उधर। तो इस केस में कहा गया कि रीजनेबल वर्ड को जब हटाया गया या उसको ओमिट किया गया, तो उसके पीछे का कारण क्या है कि पुलिस वाले के हाथ में डिस्क्रिशन नहीं देनी है कि उसकी इंटेंशन होगी तो वो दर्ज कर लेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो पुलिस के हाथ में डिस्क्रिशन को खत्म करने के लिए इस रीजनेबल वर्ड को जो है लेजिस्लेचर के द्वारा ओमिट किया गया। अब आते हैं लास्ट केस की तरफ, दैट इज सोमा सुंदरम वर्सेस स्टेट। 2020 का केस है, लैंडमार्क जजमेंट पे आता है। ये 164 सीआरपीसी, 164 सीआरपीसी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ सीआरपीसी आप कह सकते हैं। इसमें क्या कहा गया
कि स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी इज नॉट अ सब्सटैंशियल पीस ऑफ एविडेंस, कि सब्सटैंशियल पीस ऑफ एविडेंस 164 के बयान नहीं होते हैं. Conviction on the basis of that statement in the absence of any substantive evidence in the court against the accused is inadmissible. तो भैया सिंपल शॉर्ट और एक लाइन में अगर मैं इस केस को समाप्त करूं तो इस केस से कहा गया कि 164 के जो बयान लिए जाते हैं ना, वो बयान आपके सब्सटैंशियल पीस ऑफ एविडेंस नहीं होते हैं. तो आज की इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं. मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल. थैंक यू.